बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 35 वर्ष महिला की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ यदि आप सब मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आज के कार्यक्रम के ऊपर आ जाते हैं और इनके बर्थ डिटेल्स को देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1985 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 11:24 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो विवाह को लेकर के पूछा गया है कि अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कब तक हो पाएगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, संतान सुख कैसा है, स्वदेश अथवा विदेश में रहने के योग हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, नौकरी को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 5 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि सिंह लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखे तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं तुला राशि की। लग्नेश बनते हैं सूर्य देवता, जो कि जाकर के कुंडली के सुख भाव में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न, ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, कॉन्फिडेंस इनका हाई रहता है, शासन प्रशासन में आमतौर पर ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ऐसे लोगों के वीक पॉइंट्स की बात करें या नकारात्मक पॉइंट्स की बात करें तो थोड़ा ईगो भी इनके अंदर रहता है, जिद्दी होते हैं, दूसरों की बात नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं जो है ये करते वही है जो इनका मन कहता है। तो या तो ये लाइफ में बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं या तो फिर ये लाइफ में बहुत गड़बड़ जगह पर चले जाते हैं, यानी कि लाइफ में सेटबैक लग सकता है। कारण बस ये है कि अगर वो जिद पॉजिटिव होगा तो लाइफ में ऊंचाइयों पर जाएंगे, वो जिद गलत चीजों को लेकर के होगा तो ये कहीं ना कहीं परेशानी जीवन में खड़ी करेगा। यहां पर लग्न का मान देखेंगे तो लग्न का मान 7 डिग्री है, यानी लग्न थोड़ा सा वीक माना जाएगा। एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। तीसरे भाव में हम देखें तो मंगल, केतु एवं चंद्रमा यहां पर बैठे हुए। देखिए, मंगल चंद्रमा की युति को तो हम आमतौर पर बढ़िया कहते हैं, इसको हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो मंगल एवं चंद्रमा के बीच में केतु बैठे हुए हैं तो पहले तो ये लक्ष्मी योग के प्रभाव को कमजोर कर देगा। दूसरा, यहां पर ये जो मंगल केतु बैठा हुआ है साथ में, ये मंगल केतु अंगारक नामक दोष उत्पन्न कर रहे हैं, जिस वजह से जातक या जातिका के अंदर जो है गुस्सा आ सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है और तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीजों में ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। जैसे यदि कोई छोटा भाई या बहन है तो उसके साथ संबंधों को ये खराब कर सकता है। इस कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह बनते हैं, वो सुखेश एवं भाग्येश हैं। अब देखिए, सुखेश एवं भाग्येश होने के साथ साथ जो है यहाँ पर मंगल देवता राहु केतु एक्सिस के ऊपर है, केतु के साथ हैं और राहु से दृष्ट हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं और राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर। इसका मतलब है कि यहां पर मंगल पूर्ण रूपेण जो है पाप प्रभाव में बैठे हुए हैं। भाग्य में कमी करेगा ये मंगल और केतु का अंगारक दोष और जीवन के सुखों में भी ये परेशानियां देने वाला होगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। जो चंद्रमा देवता है यहां पर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। कला में तो थोड़ी रुचि ये चंद्रमा दे देंगे आपको। इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो द्वादशेश है, यानी कि विदेश भाव, खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए। देखिए, यात्राएं और भाग दौड़ ये चंद्रमा आपको दे सकता है और यहां पर चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, कई बार ये हो सकता है कि आप निर्णय लेने से पहले जो है कई बार आप विचार करें, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी आपको देखने को मिले। हालांकि सिंह लग्न वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नहीं रहते हैं, लेकिन आपका जो चंद्रमा है वो केतु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है और राहु लग्न को देख रहा है। इस वजह से आप या तो गलत निर्णय ले सकती हैं या फिर निर्णय लेने में भी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, खास करके सही निर्णय लेने में। चंद्रमा केतु बैठे हुए हैं, अध्यात्म के लिए ये है तो ठीक, लेकिन अगर राशि को देखेंगे तो ये शुक्र की राशि में बन रहा है तो बहुत ज्यादा अध्यात्म में भी ये आपको रुचि मेरे हिसाब से नहीं दे पाएगा। तो तीसरा भाव यहां पर पीड़ित नजर आ रहा है और तीसरे भाव की पीड़ित होने की वजह से, चंद्रमा मंगल के पीड़ित होने की वजह से यहां पर सुखों में कमी, भाग्य में थोड़ी परेशानी, भाग्य में उतार चढ़ाव और माता से संबंधित जो भी सुख होते हैं उसमें भी ये कमी करेंगे।
दृष्टियों को भी ले लें तो 3 डिग्री के साथ मंगल यहां पर बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। छठे भाव को देखेंगे तो कंपटीशन की तरफ लेकर के जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अंगारक दोष वाला ये मंगल है तो लड़ाई झगड़े में भी ये आपको लेकर के जा सकता है। खास करके जहां पर आप वर्क करेंगे, यदि आप वर्किंग है तो जहां पर आप कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में हो सकता है तो ये परेशानी उत्पन्न करे, लड़ाई झगड़ा ये आपको दे सकता है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, ये अच्छी बात है। देखिए मंगल भले ही दूषित है, पीड़ित है राहु केतु से, लेकिन फिर भी मंगल अपने घर को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे तो जो भाग्य से जुड़ा हुआ सुख है वो कुछ हद तक ही सही, लेकिन आपको ये मंगल दे पाएंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कुंडली के 10म खाने के ऊपर पड़ेगी, करियर भाव के ऊपर पड़ेगी, तो करियर में ये आपको मेहनती बनाएंगे, एक्शंस लेने में जो है ये मंगल आपको मदद करेगा, क्योंकि साहस भाव में बैठा हुआ है तो मदद करेंगे। हालांकि यहां पर भावनाश वाली स्थिति भी लागू हो रही है क्योंकि राहु केतु के साथ बैठे हुए हैं। और भाई बहन यदि आपके हैं, खास करके छोटे भाई बहन आपके हैं, तो उनके साथ संबंधों का बड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु बैठा हुआ हो तीसरे खाने में तो इसको अच्छा माना जाता है बेसिकली, लेकिन अकेला बैठा हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर देखेंगे तो केतु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, एक तो ग्रहण बनाया, ऊपर से अंगारक बनाया। इस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र हैं तो केंद्र में, लेकिन अस्त के होकर के वो बैठे हुए हैं, तो ये कुछ वीक पॉइंट्स बनता है। यहां पर जो केतु है वो मेहनत तो खूब आपको कराएंगे, लेकिन शायद उस अनुसार आपको लगे कि रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, 21 डिग्री का यहां पर चंद्रमा है। यात्राएं ये चंद्रमा बेसिकली देने वाले होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश वगैरह की यात्राएं भी ये चंद्रमा दे देंगे। चौथे खाने को देख लेते हैं। चौथे भाव में देखा जाए तो 4 ग्रह युति बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। शनि, बुध, शुक्र और सूर्य यहां पर बैठे हुए। देखिए सूर्य और शनि का साथ में बैठना ये हम सभी को पता है कि बढ़िया नहीं माना जाता है। सूर्य शनि साथ में बैठ जाए तो पिता को कष्ट दर्शा सकता है, या पिता और पुत्र या पिता और संतान के बीच में जो है ये परेशानियां देने वाला बन जाता है। चौथे भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि 4th हाउस को लेकर के जीवन में कई सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो 4th हाउस जो है वो माँ का सुख रिप्रेजेंट करता है, जीवन के सभी सुखों को ये रिप्रेजेंट करता है, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख और ओवरऑल सुखों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में आपको क्या रिजल्ट देगा। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, लग्नेश सूर्य का चौथे खाने में आकर के बैठना ये बढ़िया है। इस बात का ये सूचक है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख आप जीवन में भोगेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहां पर शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों ही इस कुंडली में कारक नहीं है, यहां तक कि शनि जो साथ में बैठा हुआ है वो सबसे बड़ा मारक ग्रह बनता है सिंह लग्न वालों के लिए। और शनि जब चौथे खाने में बैठ जाए तो ये आपके माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है। ये जो स्थिति है 3 ग्रह की, 3 अशुभ ग्रह की चौथे खाने में आकर के बैठने की, ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। आपके मन में कई तरीके के विचार चल सकते हैं, नकारात्मक विचार चल सकते हैं, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के 10म भाव के ऊपर, ये करियर के लिए भी बढ़िया है, पिता से लाभ लेने के लिए ये अच्छा है। 23 डिग्री का सूर्य यहां पर कुमार अवस्था में बैठा हुआ है। और शुक्र को देखेंगे तो 14 डिग्री के साथ शुक्र बैठे हुए तो हैं, लेकिन हैं वो अस्त के। राशि का परिवर्तन हो रहा है यहां पर मंगल एवं शुक्र के बीच में। ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बेसिकली ये राशि परिवर्तन इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन के सुख सुविधाओं के लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बुध को यहां पर देख लेते हैं, 5 डिग्री के साथ बुध बैठे हुए हैं तो शत्रु की राशि में, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है तो सम परिणाम देंगे। मृत अवस्था का बुध है। देखिए इस कुंडली में जो बुध देवता है ना, ये धन से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो हर प्रकार का धन देखने के लिए सिंह लग्न के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए हमें बुध के ऊपर दृष्टि डालनी होगी। तो आपका जो बुध है धनेश होकर के, लाभेश होकर के चौथे खाने में बैठा हुआ है, ये बढ़िया है। प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में यहां पर बैठा हुआ बुध लाभ देगा। यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या उस प्रॉपर्टी से जुड़ करके भी आप धन अर्जित कर सकती हैं, वहां से भी थोड़ा लाभ आपको मिल सकता है। बुध 10म भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी ये बुध जो है आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बनाएगा, या एक प्रकार से जो है बेहतर सोच ये बुध आपको देगा। शनि यहां पर बैठे हुए हैं, 9 डिग्री के साथ शनि यहां पर बैठे हुए हैं
और अस्त का है शनि, अस्त का हो जाए कोई विग्रह, तो मैं दृष्टियों के बारे में कहता हूं कि दृष्टि का प्रभाव थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। शनि चौथे खाने में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये पिता से संबंधित सुखों में एक तो कमी करेगा। ये बन रहा है चौथे भाव में, जो कि माता का होता है। मार्केश है शनि इस कुंडली में, माता के भाव में बैठे हुए हैं, तो घर को लेकर के, माता को लेकर के कष्ट या परेशानी या चिंता देखने को आपको मिल सकती है। तो इससे बचने की आपको आवश्यकता है। सूर्य को थोड़ा और बेहतर कर लिया जाए, सूर्य की उपासना वगैरह कर ली जाए, तो सूर्य जो है आपको बहुत लाभ दे सकते हैं। सूर्य की प्लेसमेंट बढ़िया है। गुरु को देख लेते हैं, छठे खाने में गुरु 20 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। अब ये नीच की राशि हो जाती है गुरु के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्या गुरु की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो बिल्कुल गुरु की नीचता यहां पर भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि शनि जिसकी राशि में गुरु नीच के हो रहे हैं, वो लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद गुरु की नीचता को भंग माना जाएगा यहां पर। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि ठीक है गुरु की नीचता भंग हो गई, लेकिन क्या ये गुरु बहुत बढ़िया हो गया? मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये छठा भाव है। इस भाव के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, इस कुंडली में मंगल है योग कारक, लेकिन वो तीसरे भाव में बैठा है, वो अंगारक दोष में है और उसकी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर। इसका मतलब है लड़ाई झगड़े वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं जीवन में, और शत्रु आपके बन सकते हैं। आपके आसपास जो है कुछ शत्रु रह सकते हैं। कंपटीशन आपको जीवन में ज्यादा फेस करना पड़ सकता है और कई बार उसमें निराशा भी आपको मिल सकती है। गुरु का नीच का होना ये स्त्री की कुंडली में विवाह के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु पति से जुड़े हुए ग्रह होते हैं, पति कारक ग्रह माना जाता है इसको स्त्री की कुंडली में। छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी गुरु देते हैं, तो अपने लिवर का, अपने डाइजेशन का, अपने खान पान का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस कुंडली में गुरु को समझेंगे तो वो शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, और साथ ही साथ जो है वो अष्टमेश भी हैं, तो आयु भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। अब विपरीत राजयोग बना करके गुरु बैठा तो है, लेकिन है नीच की राशि में। तो यहां पर छठे भाव में बैठने की वजह से जो है शिक्षा को लेकर के अवरोध की स्थिति देखने को मिल सकती है, संतान को लेकर के अवरोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों में आपको ये गुरु परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कर्म स्थान को गुरु देखेंगे अपनी पांचवी दृष्टि से, तो उसमें एक्सपेंशन जरूर देंगे, वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि देखिए गुरु नीच का है, बहुत ज्यादा बली नहीं है आपकी कुंडली में, तो पेशेंस के साथ आपको काम करना चाहिए। यदि आप करती हैं तो निश्चित रूप से गुरु देर सवेर ही सही आपको करियर में थोड़ा लाभ देता हुआ दिख जाएगा। 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये धन का व्यय कराएंगे। आमतौर पर गुरु गलत जगहों के ऊपर धन का व्यय नहीं कराते हैं। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, दूसरा भाव धन का होता है, यहां पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो मेहनत के माध्यम से ही सही, जॉब के माध्यम से ही सही आपको ये धन का लाभ देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन के भाव में बैठे हुए हैं, तो मेहनत के बिना तो ये चीजों को नहीं देंगे। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ, देखिए मंगल की राशि में राहु देवता बैठे हुए और मंगल को देख भी रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भाग्य में जबरदस्त उतार चढ़ाव आपको देने वाले होंगे। पिता के जीवन में भी ये देखने को मिल सकता है कि थोड़ा उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव रहे। राहु यहां पर बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज बहुत बली है, विदेश वगैरह ले जाने की कैपेबिलिटी है इस राहु के पास। विदेश की खूब सारी यात्राएं ये राहु आपको करवा सकते हैं। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, चीजों को लेकर के कई बार कंफ्यूजन की स्थिति ये खड़ी करेंगे, आपको डिसीजन लेने में परेशानी ये दे सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, फिर से वही बात जो है ये कहीं ना कहीं आपके मन को पीड़ित करेंगे, मन में नकारात्मक विचार ये दे सकते हैं। मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, एनर्जी को बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो एनर्जी बढ़ाते हैं वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। कई बार व्यक्ति इस चक्कर में जो है काफी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को कि व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, व्यक्ति नशे की तरफ जा सकता है और कई बार जो है गुस्से में आकर के वो गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी और ये शिक्षा संतान में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगी तो ज्यादातर ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य नजर आ रहे हैं। राहु केतु के एक ही तरफ जो है वो सारे ग्रह हैं, तो इसको कालसर्प दोष कहा जाता है कुंडली में। और कालसर्प दोष के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों को डराया जाता है कि पता नहीं कौन सा ये दोष है, लेकिन मेरा मत है कि कालसर्प दोष कोई बहुत खतरनाक या बहुत बड़ा दोष नहीं है, बस ये जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको दे सकता है। तो कालसर्प दोष लग रहा है काफी हद तक आपके चार्ट में। दशाओं की बात कर लें
तो बुध की जो है वो महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 नवंबर 2035 तक रहेगी। बुध की महादशा में फिलहाल केतु की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 1 अप्रैल 2022 तक रहेगी। प्रश्नों को ले लेते हैं। विवाह नहीं हुआ है, विवाह कब तक होगा? देखिए, विवाह भाव के जो स्वामी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, वो शनि बनते हैं, वो अस्त के होकर के बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, शत्रु की राशि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और अस्त के होकर के बैठे हुए, वीक पॉइंट बनता है ये। गुरु जो कि स्त्री की कुंडली में विवाह का कारक होता है और विशेष रूप से पति का कारक होता है, वो आपका नीच का होकर के बैठा हुआ है छठे भाव में। यानी कि कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो भी गड़बड़, और कुंडली में जो कारक होते हैं विवाह के, स्त्रियों की कुंडली में गुरु, वो भी गड़बड़। तो इस वजह से ये वैवाहिक जीवन में जो है आपको अभी परेशानी आ रही है, या फिर आपका विवाह हुआ ही नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण नजर आ रहा है। विवाह कब तक होगा? देखिए, अभी 2021 और 2022 में विवाह होने का बहुत ज्यादा चांस है। 2021 में भी बहुत बढ़िया योग नजर आ रहा है मुझे विवाह होने का, और कुछ उपाय मैं आपको आखिर में दे दूंगा। ईश्वर की आराधना करेंगी, ईश्वर पर आस्था रखेंगी, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। विवाह होने का योग मौजूद है इसी वर्ष। वैवाहिक जीवन को लेकर के आपने पूछा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, नवमांश कुंडली भी मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को देखते हुए इस बात को कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। डिले तो नवमांश कुंडली से पता लग रहा है, शनि 10वीं दृष्टि से नवमांश कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से डिले भी नजर आ रहा है, और आगे हो सकता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिले। क्या करेंगी? जब भी विवाह करेंगी कुंडली मैच करके विवाह करेंगी। संतान सुख को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, संतान सुख यहां पर बहुत कमजोर नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। आप खुद देखिए, पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये पीड़ित कर देगा पंचम भाव को। ठीक है, तो पंचम भाव पीड़ित। पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, वो गड़बड़ स्थिति में नीच के होकर के छठे भाव में बैठे हुए, यानी कि पंचम भाव पीड़ित, और अब जो पंचमेश है गुरु, उसकी स्थिति भी डाउन हो रही है। और हम सभी को पता है कि संतान का जो कारक ग्रह है कुंडली में वो गुरु होता है। तो यहां पर भाव, भावेश और कारक ये तीनों ही पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि ये संतानोत्पत्ति में आपको बाधा या विलंब जरूर खड़ी करेंगे। विदेश जाने को लेकर के आपने पूछा है कि विदेश जाएगी अथवा स्वदेश में ही रहेगी। राहु की वजह से विदेश जाने का प्रबल योग है, लेकिन फिलहाल कोई दशा नजर नहीं आ रही है, तो फिलहाल जो है स्वदेश में रहने की योग मौजूद है। आर्थिक परिस्थिति के बारे में पूछा गया, आर्थिक परिस्थिति इनकी कैसी रहेगी? आर्थिक परिस्थिति ठीक नजर आ रही है, इनकी कोई बहुत खराब नजर नहीं आ रही है। हालांकि इनको मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता है। प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ इनको मिल सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या कोई प्रॉपर्टी आप लेती हैं, तो उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप लाभ लेना चाहें तो वो लाभ आप ले सकती हैं। उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप धनोपार्जन भी कर सकती हैं। माता पिता, भाई बहन से संबंधों को लेकर के पूछा गया है कि संबंध कैसा रहेगा। देखिए, माता से जुड़ी हुई स्थिति जो है ना, वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है आपकी कुंडली में। माता को अगर हम देखें तो कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं और चंद्रमा से देखते हैं, तो इस भाव को देखेंगे तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें से इस कुंडली के लिए 3 ग्रह अशुभ हैं, शनि, बुध और शुक्र। तो ये वीक पॉइंट बनाता है कुंडली के चतुर्थ भाव को लेकर के। इस भाव का स्वामी मंगल अपने से 12 घर पीछे है और केतु के साथ बैठा हुआ है, अंगारक दोष बना करके भावेश पीड़ित है। चंद्रमा माता से जुड़े हुए कारक ग्रह होते हैं और वो भी केतु के साथ और राहु से दृष्ट हैं, तो यहाँ पर भाव, भावेश और भाव का कारक पीड़ित नजर आ रहा है। इस वजह से माता से जुड़ा हुआ सुख या जीवन के सुखों की बात की जाए तो वो उसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। बेसिकली टेंशन आपको रह सकता है। पिता से लेकर के आपने पूछा है, पिता की स्थिति देखा जाए तो कुंडली के नवम भाव के ऊपर नवमेश की दृष्टि है और दसम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र भी दसम भाव को देख रहे हैं। हालांकि शुक्र अस्त का जरूर है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो केंद्र में बैठा हुआ है। अगर दृष्टि नहीं भी है तो वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो पिता से लाभ लेने का योग है। लेकिन हाँ, शनि सूर्य जो साथ में बैठे हुए हैं, ये उसमें भी लिमिट लगा देगा, उसमें भी लिमिट लगा देगा। पिता से संबंधित सुखों में भी ये एक प्रकार से लिमिटेशन और बाउंडेशन लगाएंगे। भाई बहन से कैसी रहेगी स्थिति, कैसी बनी रहेगी स्थिति आपने पूछा है। यदि भाई बहन छोटे हैं तब तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रहेगी, बड़े हैं तो चल जाएगा, छोटे हैं जो भी उसके साथ स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है। कारण है कुंडली का तीसरा भाव, जहां पर ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं।
स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के फिलहाल कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन गुरु जो आपका छठे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और मंगल राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, नशे से हमेशा दूर रहेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। नशा का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि शराब का ही नशा हो। नशा जो है वो जंक फूड खाने का भी हो सकता है, वो भी अपने आप में एक नशा है, तो उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। नौकरी अथवा व्यापार को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव है ये नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम भाव व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। एक बार को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुंडली का जो सर्विस वाला भाव है वो काफी कमजोर है और जो व्यापार वाला भाव है वो ठीक बैठा है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए बिजनेस के नियमों को लगा करके कि कब बिजनेस करना चाहिए, तो यहाँ पर बिजनेस करने के योग में भी परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि बिजनेस करने का योग भी बहुत प्रबल नहीं है। क्या करेंगी, प्रैक्टिकली क्या करेंगी? देखिए, जॉब में परेशानी जो दिख रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगी और आगे जाकर के बिजनेस करना चाहती हैं तो धीरे धीरे बिजनेस में इंटर करेंगी। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, कुंडली ठीक है, अपनी जगह है, अगर आपको बिजनेस करने का बहुत मन है तो हम सभी को पता है कि इनिशियली हमें बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक बार में बहुत बड़ा ना करके धीरे धीरे उसमें जाएंगे। तो ऐसा आप भी कर सकती हैं और अचानक से व्यापार मत छोड़िएगा, नुकसान हो सकता है। विशाखा नक्षत्र के बारे में पूछा गया है कि विशाखा नक्षत्र के बारे में बताएं। इनका जो चंद्रमा है ये विशाखा नक्षत्र का है, इसका मतलब है कि आपका जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा ही माना जाएगा। ऐसे जातकों के गुण की बात की जाए तो कलात्मक होते हैं, कला में रुचि लेते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब कि इनका एम्बिशन जो है ना वो बहुत हाई होता है। ये जो है अपने मन की करते हैं, विशाखा नक्षत्र वाले आमतौर पर अपने मन की करते हैं और कई बार इन्हें कंफ्यूज्ड भी देखा गया है कई मामलों में। हार्डवर्क करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत करना नहीं जानते हैं। दूसरों को सुझाव भी दे सकते हैं और अगर कुंडली में उस ग्रह की स्थिति बढ़िया हो तो दूसरों को सुझाव भी दे सकते हैं और सामने वाले को प्रभावित करने की क्षमता ऐसे लोगों में होती है। घमंडी होते हैं थोड़े बहुत और साथ ही साथ जो है गुस्सा भी इनके अंदर बना रहता है और इस वजह से जो है मित्र कम देखने को जीवन में मिलते हैं। आखिरी प्रश्न इनका है, क्या अंतर जातीय विवाह संभव है? बिल्कुल संभव है। इनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में भी नजर आ रही है ये स्थिति और नवमांश कुंडली में भी नजर आ रही है ये स्थिति, क्योंकि वहां पर लग्न को शनि और सप्तम को राहु देख रहे हैं। तो इनकी कुंडली में जो है इंटरकास्ट मैरिज की स्थिति नजर आ रही है, वो संभव है। आपकी कुंडली में सूर्य एवं गुरु का बल बहुत कमजोर है और ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। सूर्य लग्नेश है, गुरु भी आपके लिए पंचमेश है, तो सूर्य और गुरु का गड़बड़ होना या थोड़े कमजोर होना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इनके लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए, उपाय करेंगे बढ़िया लाभ मिलेगा। एक बार हम नवमांश के ऊपर बात कर लेते हैं। नवमांश कुंडली में भी विवाह में विलंब की स्थिति नजर आ रही है। उसके पीछे का बहुत हद तक कारण है शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर होना, राहु की दृष्टि सप्तम के ऊपर होना। ये नवमांश कुंडली में आप निकाल करके देख सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य केतु के साथ वहां पर बैठे हुए हैं, ये बढ़िया नहीं है। और इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी। गुरु जो यहाँ पर नीच के हैं वो नवमांश कुंडली में उच्च के जाकर के बैठे हुए हैं। तो जो संतान वाली बात मैंने आपको कही कि संतान वाली स्थिति बहुत गड़बड़ है, वो हो सकता है आने वाले समय में कुछ हद तक उसमें बेहतर स्थिति आपको देखने को मिल जाए। और विवाह के लिए ओवरऑल देखें D9 चार्ट तो वो ठीक नजर आ रहा है और अब विवाह के योग हैं। वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष तो है, वैसे भी अभी भी संघर्ष ही चल रहा है, लेकिन हाँ अब विवाह हो जाना चाहिए। 2021-2022 में विवाह होने का योग बहुत अच्छा नजर आ रहा है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। शीघ्र विवाह करना चाहती हैं आप तो शुक्रवार का व्रत करेंगे, विधि विधान से व्रत, जैसे भी व्रत किया जाता है वैसा व्रत करेंगे आप। किस दिन का? तो शुक्रवार का, फ्राइडे का। नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है आपको। टोटल जाप 92,000 बार करना है। 92,000 टाइम्स आपको कम से कम शनि का जाप करना है, जिसके बाद शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये जो 92,000 जाप मैंने कहा है ये आपको एक निश्चित समय में कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने मन में बिठा लिया कि मैं रोज 10 माला करूंगी, तो इस हिसाब से आप देखेंगी तो
अराउंड 92 डेज में, 92 दिन में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी ये संख्या। तो ऐसे आप अपने मन में वो करके चलें कि मुझे इतने दिन में ही इसको कंप्लीट करना है। जितना जल्दी करेंगे, जितने कम समय में करेंगे, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको कम अवधि में करें। और जब 92,000 पूरा हो जाए तो संभव हो 108 बार भी तो हवन जरूर कर लें, ज्यादा नहीं, 108 बार भी सिंपल हवन कर लीजिए। और ये सब होने के बाद भी प्रतिदिन जो है 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः इसका आपको उच्चारण जरूर करना चाहिए। नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। हर गुरुवार को मंदिर जाना है, केला चढ़ाना है और पीला प्रसाद भी आपको चढ़ाना है। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, यदि राम जी का है, विष्णु जी का है, तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं भी है आसपास तो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर बुधवार एवं गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है आपको। नित्य करें, बहुत बढ़िया है। अब समय नहीं होता है इतना लोगों के पास, तो बुधवार एवं गुरुवार ये 2 दिन हफ्ते में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे जो दशा चल रही है वो दशा आपको सपोर्टिव होगी और कुंडली के ज्यादातर दोष जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। आखिरी उपाय है आपके लिए, सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए सूर्य को, और आदित्य हृदय का पाठ भी आपको करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली में मेरा सूर्य कारक है तो मुझे जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आंख बंद करके दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सबके सब सूर्य को नित्य जल दे सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है, नुकसान वाली कोई बात नहीं होती है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि आप ईमानदारी से करेंगी और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है लाभ दिख जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 35 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।